अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज का ये लेक्चर भी हमारे लास्ट लेक्चर का हिस्सा है। लास्ट लेक्चर में हमने कॉन्सेप्चुअल मार्केटिंग की बेस बनाई थी, जिसके अंदर हमने एडवांस लेवल की मार्केटिंग की जो टर्म्स हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको वो तमाम चीजें अच्छे अंदाज में समझ में आ गई होंगी और आपने उनकी असाइनमेंट भी मुकम्मल कर ली होगी और उन्हें बाय हैंड आपने अप्लाई कर लिया होगा। क्योंकि उस लेक्चर में हमने कंसेप्चुअल मार्केटिंग मार्केटिंग प्रोसेस क्या क्या होते हैं, ठीक है, उसके बाद मार्केटिंग के कंपैरिजन, डिफरेंट टाइप के कंपैरिजन हमने पढ़े थे, जिसमें फ्री आ जाता है, ट्रेडिशनल, डिजिटल, ऑनलाइन, ऑफलाइन, इनबाउंड, आउटबाउंड, ठीक है, SEM, SEO, डिस्प्ले मार्केटिंग, ATL, BTL, TTL, इसके बारे में हमने पढ़ा था। और उसके बाद लास्ट में सबसे मेन पॉइंट जो था, 4 मेन सोर्स टू कैलकुलेट ट्रैफिक। जो 4 मेन सोर्स है ट्रैफिक को कैलकुलेट करने की, उसके बारे में पढ़ा। उसमें हमने यही बात की थी कि सबसे जो इम्पोर्टेंट जो है वो इनमें से भी वो सर्च है, यानी कि सबसे फर्स्ट वाला जो है, वो सबसे फर्स्ट वाला जो सोर्स है वो है ट्रैफिक कैलकुलेट करने का। तो अगर हमने सर्च पे ही अपनी ट्रैफिक को कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमें एक वेबसाइट की जरूरत होती है। उसके बाद पैसिव मॉडल ऑफ कंटेंट पे हमने अपनी बात खत्म की थी। उसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस मैंने ऑन मीडिया को दी थी, ठीक है। ऑन मीडिया को मैंने इसलिए इंपॉर्टेंस दी थी कि ऑन मीडिया पे टोटल ओनरशिप आपकी होती है, क्योंकि उसके अलावा आपके जितने मीडिया चैनल होते हैं, यूट्यूब पे आप अपना चैनल बनाते हैं तो आप पार्टनरशिप पे जाते हैं। उसके बाद अगर आप फेसबुक पे अपना पेज बनाते हैं, उसको मोनेटाइज करवाते हैं, तो वो भी आप पार्टनरशिप पे रहते हैं। आपका डाटा जो है वो सारा जो फेसबुक कम्युनिटी के पास, जो फेसबुक इंतजामिया है उनके पास जाके स्टोर होता है। वो अगर आप डिलीट भी कर दें तो वो दोबारा भी डाटा वो रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। उनके पास कोई कानूनी हक होते हैं या किसी भी तरीके से कोई उनको नोटिस आता है तो आपका डाटा दोबारा रिकवर करके उनको दे सकते हैं, ठीक है। तो अमेज़न पे आप अपना स्टोर बनाते हैं तो आपको उनकी टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करना पड़ता है। इसी तरह आप दराज पे अपना स्टोर बनाते हैं, आपको उनकी टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करना पड़ता है और उन्हें अपनी सेल से हिस्सा देना पड़ता है, ठीक है। और इसी तरह और काफ़ी प्लेटफ़ॉर्म है। अगर आप एक और मिसाल लें, फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, अपवर्क है, फाइवर है, guru.com है। आप इस पे किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे जाके अपनी सर्विसेज़ ऑफ़र करते हैं, तो आपको 20% जो है वो उन्हें देना पड़ता है। जो चैनल का जो मालिक है, जो आपकी साइट का जो मालिक है, जो जिसकी वेबसाइट की ओनरशिप जिनके पास है, उनको आपको उसमें से हिस्सा देना पड़ता है। लेकिन बात वही आ जाती है कि ये सारे जितने भी चैनल्स हैं, ये पेड मीडिया हो सकते हैं, अर्न मीडिया हो सकते हैं, शेयर्ड मीडिया हो सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको किसी न किसी तरीके पे आपकी पार्टनरशिप इन्वॉल्व होती है। मगर जो ओन मीडिया होता है, इस पे की सबसे प्लस पॉइंट ये होता है, इसके टोटल कंटेंट की ओनरशिप आपके पास होती है। सब कुछ आपके पास रहता है, ठीक है। अगर गूगल बंद भी हो जाए, बिलफर्ज गूगल बंद भी हो जाए, मगर आपकी वेबसाइट जो है वो एक डेटाबेस पे स्टोर रहती है। वो दूसरे सर्च इंजन जितने भी हैं, बिंग है और कई सर्च इंजन हैं, याहू है, उन पे जाके लोग सर्च करके आपकी साइट तक एक्सेस ले सकते हैं, ठीक है। और यूट्यूब चैनल, अगर यूट्यूब बंद हो जाती है तो आपका चैनल खत्म। आपके चैनल क्या कहते हैं, चाहे आर्जी तौर पे बंद होती है, मगर आपके चैनल तक कोई एक्सेस नहीं कर सकता। इसी तरह अगर फेसबुक बंद होती है, टिकटॉक बंद होती है, मैं परमानेंट की तो मैं बात नहीं कर रहा, आर्जी तौर पे भी अगर बंद होती है तो आपका जो चैनल है, आपका अकाउंट है, या आपका जो कंटेंट है, जो आपने वीडियो फॉर्म में बनाया या टेक्स्ट के फॉर्म में बनाया या ऑडियो की फॉर्म में है, ये भी मैंने आपको बात की थी कि 4 किस्म का कंटेंट होता है जो क्या कहते हैं इंटरनेट पे अपलोड होता है, तो वो आपका बिल्कुल ही कोई भी एक्सेस नहीं कर पाएगा। आपकी ट्रैफिक जो है वो भी कोई कैलकुलेट नहीं हो सकती। तो इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो ऑन मीडिया की है। मैं यहाँ पे इन तीनों मीडिया का इनकार नहीं कर रहा, ठीक है। ये हेल्पफुल साबित होते हैं, आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होते हैं। हमें इन सब को साथ लेके चलना होता है। अगर हम अपनी वेबसाइट बनाते हैं तो उसे हमने शेयर भी करना होता है, अपने सोशल चैनल पे शेयर करना होता है, टिकटॉक पे जाके उसे ट्रैफिक लेके आनी होती है। मगर मैं ये एक आपको बार बार कहना चाह रहा हूँ कि ट्रैफिक का जहाँ से मर्जी जनरेट करें, आप फेसबुक पेज से जाके शेयर करके अपने कंटेंट पे लोगों को लेके, मगर उसके अंदर ही वेबसाइट का लिंक डालें, ताकि आपकी सारी ट्रैफिक जो है वो वेबसाइट तक आए, ना कि पेज तक महदूद होकर ना रहे, ठीक है। अगर आपके घर में कोई मेहमान आता है तो वो अंदर ड्राइंग रूम तक आए। जिसे आप ड्राइंग रूम तक लाना चाहते हैं तो
आप उसे ड्राइंग रूम तक लेके आए। ये नहीं कि उसे भाई दरवाजे तक आया, बस दरवाजा खड़काया, आपने वहीं पे उसका काम किया, वो खत्म। ना उसका आपके आपके पास उसका डाटा है, ना आपके पास कोई लीड जनरेट हुई है। इनका आपको उतने एडवांटेज नहीं मिलते जो आपके वेबसाइट पे आप ऑन मीडिया पे मिलते हैं। इसलिए ऑन मीडिया की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो इसी तरह अगर फेसबुक पेज पे आप ट्रैफिक लेके आते हैं, आपके पास चाहे बेशक लाखों फॉलोअर्स हों, तो अगर वो आपके ऑन मीडिया पे नहीं आते, कल को फेसबुक बंद हो जाती है, तो आपके लाखों फॉलोअर किसी काम के नहीं है। इसी तरह टिकटॉक पे आपके क्या कहते हैं, लाखों मिलियन में चाहे फॉलोअर्स हों, और अगर आप वो ट्रैफिक कन्वर्ट करके उसे अपनी वेबसाइट पे अपने ऑन मीडिया पे नहीं ले सकते, तो अगर टिकटॉक बैन होती है, जैसा क्या कई दफा हो चुका है पाकिस्तान में, कई दफा टिकटॉक बैन हो चुकी है, तो आपको जितने फॉलोअर्स हैं या जो आपका कंटेंट है वो बेस्ट हो जाए। ठीक है, क्योंकि हमें तो मकसद है ट्रैफिक से और डाटा से। हमने दोनों चीजें लेनी है, यहाँ पे ट्रैफिक भी लेनी है, डाटा भी लेना है। हमने इन दोनों से अर्न करना है। ट्रैफिक आएगी तो ज्यादा अर्निंग आएगी। ठीक है, जब डाटा हमारे पास ज्यादा कलेक्ट होगा, हम उसके जरिए ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे, ज्यादा ट्रैफिक गेट कर पाएंगे। ये एक सर्कल है, ट्राइंगल है, जो एक दूसरे से कनेक्टेड है। और दो तीनों जो तीनों एलिमेंट्स हैं वो लाजम है, ट्रैफिक, अर्निंग और डाटा। ठीक है, आपके पास लीड जनरेशन का भी उसका सोर्स होता है। आप जो आपके पास ट्रैफिक आपके पास आपकी वेबसाइट पे आ रही है, आप उससे उनका फोन नंबर, ईमेल रिक्वायर कर सकते हैं। मगर पेज पे, यूट्यूब चैनल पे, टिकटॉक पे आप रिक्वायर नहीं कर सकते। वो आपका कंटेंट देखेगा, आगे गुजर जाएगा, व्यूज तो आपको दे देगा, वो कमेंट्स भी शायद दे दे, मगर आपके पास डाटा नहीं आएगा प्रॉपर। और जब हम ऑन मीडिया ऑन करते हैं, तो फिर हमारे पास प्रॉपर डाटा स्टोर होता है। तो इसका हम शेयर भी करेंगे, इसको पेड एड भी चला के हम ज़्यादा लोगों तक पहुँचेंगे। और अगर अन मीडिया जैसा कि मैंने मिसाल दी है, तो हमारा कोई कंटेंट वायरल होता है, तो ये भी हमारे लिए हमारी वेबसाइट को बूस्ट करने के लिए हेल्पफुल साबित होगी। ठीक है? तो मैं इसे मज़ीद कुछ मिसालों से आपको समझाता हूँ। देखें, जब हम डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी बनाते हैं, और कोई भी कंपनी कहती है कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी बनाएँ, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि आपने जस्ट फेसबुक का पेज उनका बना के तो बस उस पे ऐड चला देंगे। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं होता। क्योंकि फेसबुक का पेज बना के आप आर्जी तौर पे सेल भी ले सकते हैं और अपना कंटेंट भी वायरल कर सकते हैं। ठीक है? फेसबुक पे मगर वो एक महदूद चीज़ रहती है, वो आपके पास इतना ज़्यादा डाटा नहीं कलेक्ट आप कर पाते। लेकिन वेबसाइट पे ये मैंने आपके सामने कुछ एलिमेंट्स लिखे हैं जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब डिजिटल मार्केटिंग, इसके अंदर भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है वो वेबसाइट की है। हम आगे सबसे जो शुरू है वो वेबसाइट, कंटेंट और एसईओ, इसी से हम शुरू करेंगे, बाकी बातें हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो फर्स्ट थ्री एलिमेंट्स हैं, क्योंकि देखें, अगर आप कंटेंट राइटर हो या एसईओ एक्सपर्ट हो या वेब डेवलपर हो या डिजिटल मार्केटर हो, ठीक है, आपके पास एक वेबसाइट होना जरूरी है। क्योंकि आप दिखा पाते हैं, आप अपने क्लाइंट को दिखा पाते हैं, ये देखिए कि मैं ये सर्विस ऑफर कर रहा हूँ। तो अगर आपके पास एसईओ का भी स्किल हो, तो आप लोगों के पास जाएँ, तो आप उनको यकीन नहीं दिला सकते जब तक कि आपके अपनी ज़ाती वेबसाइट ना हो, या कोई ऐसी वेबसाइट ना हो जो जिसको आपने रैंक करवाने में हेल्प की, ठीक है, एसईओ के ज़रिए। तो इसलिए डिजिटल मार्केटिंग का हम स्ट्रेटजी बनाते हैं, उसमें सबसे टॉप पे हम वेबसाइट को रखते हैं। उसके बाद जो उसके ऊपर कंटेंट अपलोड होता है, जो टेक्स्ट के फॉर्म में कंटेंट होता है वो, फिर उसके बाद विजुअल कंटेंट आ जाते हैं, तो इसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। ऑडियो की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, ऑडियो की ज़्यादातर ज़रूरत पड़ती है, वॉइस ओवर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है आपको वीडियो में। या जब आपने क्या कहते हैं, सिर्फ यूट्यूब चैनल पे या कोई भी आपने वीडियो के फॉर्म में अपना पैगाम ज़्यादातर लोगों तक पहुँचाना हो, उसके अंदर भी लोग ज़्यादातर वॉइस ओवर को कम ही तरजीह देते हैं। वो अच्छे एनिमेशन के ज़रिए अपना पैगाम कन्वे कर देते हैं। फिर उसके बाद एसईओ आ जाता है। एसईओ के ज़रिए आप ज़्यादातर लोगों तक पहुँचते हैं, अपनी वेबसाइट को टॉप पे लाके ज़्यादा लोगों तक पहुँचते हैं। फिर उसके बाद सोशल मीडिया मार्केटिंग आती है। जब हम ये 3 एलिमेंट्स को कंप्लीट कर लेंगे, फिर उसके बाद हम अब पढ़ेंगे सोशल मीडिया मार्केटिंग को, क्योंकि हमने बेसिक में भी हमने सोशल मीडिया मार्केटिंग पे ही ज़्यादा जोर दिया है। स्टार्टिंग पॉइंट हम उससे ले सकते हैं, मगर हम मुकम्मल डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रेटजी को बनाने के लिए सिर्फ सोशल मीडिया पे आप भरोसा नहीं कर सकते, सोशल मीडिया पे आप डिपेंड नहीं कर सकते। ठीक है?
उसके बाद उसके ऊपर अगर सोशल मीडिया अकाउंट्स बना के उसके ऊपर डिजिटल एड्स भी चलानी है, फिर लीड जनरेशन भी करनी है, ताकि हमारे पास जो कस्टमर या कंज्यूमर या ऑडियंस जो हमारे तक पहुंची है या सीकर हमारे तक पहुंचा है, उसका डाटा हमारे पास सेव रहे कि उसने क्या कुछ आके हमारे पेज पे, हमारी वेबसाइट पे किया। क्योंकि लीड जनरेशन भी ये सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट इसलिए है कि हम नेक्स्ट जो आने वाली जो फ्यूचर डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है, उसको हम बेहतर अंदाज में बना सकते हैं। जब हमारे पास डाटा आता है, जितना हमारे पास डाटा आता है, हम उसी हिसाब से आगे स्ट्रेटजी बनाते हैं। ठीक है, तो कुछ लोग समझते हैं कि सिर्फ अगर आपने फेसबुक का लाइक लेने हैं, वो तो रोबोटिक लाइक्स भी मिल जाते हैं। जस्ट लाइक्स लेना काम नहीं है। आपके चाहे लाखों लाइक्स हो, अगर आपके स्टोर पे सेल ही नहीं आ रही, तो उन लाखों लाइक्स का क्या फायदा। ठीक होगा स्टूडेंट। तो फिर उसके बाद ये एक और स्लाइड मैंने आपके सामने की है, डिजिटल मार्केटिंग फनल। इसे कस्टमर जर्नी भी कहते हैं कि कस्टमर किन स्टेप को फॉलो करते हुए आप तक पहुंचता है। अक्सर लोग डिजिटल मार्केटिंग में इसलिए भी नाकाम होते हैं कि वो शुरू में ही इस चीज पे जोर देते हैं कि भाई खरीद लो खरीद लो। अभी तक आपका कस्टमर जो है, जो आपकी ऑडियंस है, वो अभी तक रेडी नहीं हुआ, उसे पता ही नहीं है कि मैं ये चीज अगर खरीदूंगा मेरे लिए कितनी फायदेमंद है। तो आप जस्ट उसे बेचने पे लगे हुए हैं, वो चाहता ही नहीं है, वो अभी उस तक रेडी नहीं हुआ। पहले उसे रेडी तो करें, उसे एजुकेट तो करें। पहले आप उसे एजुकेट करेंगे, फिर उसे रेडी करेंगे, उसे पता ही नहीं होगा कि यार ये चीज मेरे लिए कितने फायदेमंद है और यही चीज मेरे लिए फायदेमंद क्यों है। ठीक है, जैसा कि अब सोलर पैनल है, मैं उसकी आपको एक ताजा मिसाल देती हूँ। एक आदमी, उसे पता ही नहीं है कि यार सोलर पैनल के क्या क्या एडवांटेजेस है, तो आप कैसे उसे सोलर पैनल सेल आउट कर सकते हैं। तो इसलिए कस्टमर जर्नी होती है। ये अक्सर लोग कहते हैं कि यार हमारे पोस्ट पे इंगेजमेंट तो इतनी ही है और खरीदा है तो लोगों ने, ये ऐसे ही होता है। आपकी वेबसाइट पे, आपके पेज पे अगर 1000 लोग आए हैं, तो लाजमी बात नहीं है कि वो सारे के सारे खरीद लें। ठीक है, उनमें से 100 ऐसे होंगे जो आपके पेज को या आपके कंटेंट को लाइक करेंगे जस्ट। उनमें से भी सिर्फ 10 या 20 ऐसे होंगे जो आपके प्रोडक्ट को बाय करेंगे। तो इसलिए हमने इन चीजों का ख्याल रखना होता है कि हमने डायरेक्ट बेचने पे नहीं लगाना, हमने ऐसा कंटेंट बनाना है। क्योंकि ये डिजिटल मार्केटिंग फनल में सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि हमने कंटेंट कैसा बनाना है। कि सबसे पहले हमने अवेयरनेस करनी है, अपने ब्रांड की, अपने प्रोडक्ट की अवेयरनेस करनी है, उनको बताना है। ठीक है, कि जैसा कि मैं कह रहा था कि सोलर पैनल है, एक बंदे को पता ही नहीं है कि सोलर पैनल से मुझे क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। आप पहले उसे आप एजुकेट करेंगे, आप पहले एक ऐसा कंटेंट बनाएंगे जिसके अंदर आप मुकम्मल सोलर पैनल के बारे में लिखेंगे, या कोई वीडियो के फॉर्म में हो या फोटो के फॉर्म में, आप उसके बारे में मुकम्मल आइडेंटिफाई करेंगे, ताकि आपका कस्टमर एजुकेट हो। आप अपने कस्टमर को ये एजुकेट करेंगे सोलर पैनल के, आप उसको फायदे गिनवाएंगे कि सबसे पहले फायदा तो आपको ये होगा कि आप जितनी भी चीजें चलाएं, आपको कोई बिल नहीं आने वाला सोलर पैनल लगाने से, आपकी ये वापडा वालों से जान छूट जाएगी। ठीक है, तो वो जब एजुकेट हो जाए, प्रॉपर अच्छे अंदाज में एजुकेट हो जाए, उसे अच्छे अंदाज में पूरा कंटेंट बना के आप देंगे, तो फिर उसके बाद वो जब दिलचस्पी दिखाने लग जाए, फिर भी आपने उसको सेल आउट नहीं कर देना, फिर आप उसके साथ एक पर्सनल रिलेशन बिल्ड करना। जब आप उसको पर्सनल रिलेशन बिल्ड करेंगे, फिर वो मजीद आपसे क्वेश्चन करेगा, आपके कमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे क्वेश्चन छोड़ेगा जो आपके माइंड में नहीं होंगे, कुछ बेढंगे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, फिर आप उनका रिप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जब आप उसको रिप्लाई करेंगे, यहाँ पे एक रिलेशन बिल्ड हो जाएगा कस्टमर के साथ, फिर वो आप पे ट्रस्ट करना शुरू कर देगा। फिर उसके बाद आ जाती है डिजायर, फिर उसके अंदर ख्वाहिश पैदा होगी, जिनके उसको ये चीज समझ में आ गई कि यार सोलर पैनल के मुझे क्या क्या बेनिफिट्स है, मैं मंथली मेरी कितनी बचत होगी। ठीक है, मैं एसी चाहे जितना मर्जी चलाऊं, जितने मर्जी मैं ये हर कमरे में मैं इन्वर्टर लगा दूं, जो कुछ भी, तो मुझे ये एडवांटेजेस मिलने वाले हैं सोलर पैनल लगाने के बाद। जब वो इस चीज पे एग्री हो जाएगा और आपसे मजीद सवाल करके उसके आप जो माइंडसेट में जितनी क्वेरीज थी वो आप क्लियर कर देंगे, तो फिर उसके बाद उसके अंदर ख्वाहिश पैदा होगी
क्योंकि इंसान तभी चीज़ खरीदता है या उसको नीड हो या वांट हो या कोई प्रॉब्लम हो। ये 3 एलिमेंट्स होते हैं कोई भी चीज़ खरीदने में। या तो उसे कोई प्रॉब्लम होती है, आप उसकी प्रॉब्लम का हल निकाल के लाते हैं कि ये नहीं, ये मैं आपकी प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन निकाल के ला रहा हूँ। आपको बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है, आप ये सोलर पैनल लगाएँ, आपका बिजली का बिल 0 हो जाएगा। ठीक है? आप जो मंथली 30, 40, 50,000 बिल पे कर रहे हैं, वो आपकी क्या कहते हैं इनकम सेव हो जाएगी। तो वो वहाँ पे वो आपने उसकी प्रॉब्लम हल कर दी। ठीक है? ये तो प्रॉब्लम हो गई। फिर उसके बाद आ जाती है नीड, उसे एक चीज़ की ज़रूरत है। तो बिल्कुल डेफिनेटली उसे यार सोलर पैनल की ज़रूरत है, इनकम बचाने की किसको ज़रूरत नहीं है? कौन नहीं अपनी इनकम सेव करना चाहता? कौन अपनी सेविंग ज़्यादा से ज़्यादा नहीं करना चाहता? तो उसकी ज़रूरत भी है, तो वो खरीद लेगा। फिर उसके बाद आता है वांट। वांट होती है ख्वाहिश। इनके ऑलरेडी एक चीज़ आपके पास मौजूद है, मगर आप उसमें थोड़ी-सी एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी लेके आना चाहते हैं। ठीक है? आपके पास एक चीज़ मौजूद है, आप कहते हैं यार अब ये टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई है, एक मोबाइल ही है, अगर आईफ़ोन जो आपके पास है, पुराना आईफ़ोन है, तो आप कहते हैं कि यार मैंने नया आईफ़ोन लेना है, मेरे पास पैसे हैं या जो कुछ भी है। तो वो वांट में वो आपकी चीज़ में दिलचस्पी लेने लग जाता है। कि एक ब्रांड न्यू मोबाइल है या मेरे पास इस मंथ ज़्यादा सेविंग हो गई है, तो मैं चाहता हूँ कि यार मैं अपना सेल फ़ोन चेंज कर लूँ या मैं अपना लैपटॉप चेंज कर लूँ, या कोई भी इंसान की ख्वाहिश हो सकती है। तो वो चाहता है कि यार नेक्स्ट से एडवांस मॉडल मेरे पास हो। तो ये 3 एलिमेंट्स होते हैं कि जब इंसान किसी भी चीज़ को बाय करता है। तो जब वो इस पॉइंट पे पहुँच जाए, फिर आपने उसे एक्शन लेने पे फिर आपने उसे चीज़ बेचनी है। फिर उसके पास मल्टीपल ऑप्शंस होंगे। वो देखेगा कि यार कहाँ से कितने की चीज़ मिल रही है, कहाँ से कितने की चीज़ मिल रही है। मगर वो सबसे ज़्यादा इसके बावजूद ट्रस्ट और इंटरेस्ट आपकी वेबसाइट पे दिखाएगा, क्योंकि आपने उसे एक अच्छे अंदाज में एजुकेट किया है। और जिन्होंने एजुकेट नहीं किया, डायरेक्ट बेचने पे उन्होंने लगा दिया है, तो फिर वो नहीं, फिर आपने उसे एक्शन लेने पे कैसे मजबूर करना है? एक्शन लेने पे आप उसे इस तरह मजबूर करेंगे कि भाई हमने अपने ब्रांड की अवेयरनेस कर ली, अपने प्रोडक्ट की अवेयरनेस कर ली, कस्टमर का इंटरेस्ट भी पैदा हो गया, हमने उसको रिलेशन बिल्ड करके उसकी जो मजीद क्वेरीज थी वो भी हमने सोल्व कर दी। अब वो चीज़ खरीदना चाह रहा है, अब वो एक्शन लेना चाह रहा है। अगर उसके पास बजट मौजूद है, तो आप उसे क्या कहेंगे? आप उसे कहेंगे कि अगर आप 24 घंटे में मुझसे ये चीज़ खरीदते हैं, तो आपको मैं इतने परसेंट डिस्काउंट दूंगा। हो सकता है कि अगर उसके पास बजट ना भी हो, उसका इन फ्यूचर उसके पास बजट हो, तो वो क्या कहेगा, वो किसी से पकड़ दकड़ के भी वो कहेगा कि चले यार आज मुझे 5% चीज सस्ती मिल रही है, मैं आज खरीद लेता हूँ। आप एक्शन लेने पे उसे इस तरह मजबूर करें, किसी भी किस्म की ऑफर लगा के, या आप उसे कहेंगे कि यार अगर आप ये मोबाइल आज बाई करते हैं, तो आपको इसके साथ हैंड फ्री चार्ज या उसका पाउच जो है वो फ्री में मिलेगा। ठीक है? अगर आप सोलर पैनल आज बाई करते हैं, अगर आप इतनी प्लेट्स इसकी लेते हैं, तो आपको उनमें से एक प्लेट आपको फ्री में दूंगा। आप अगर 6 प्लेट आप लेते हैं, तो एक प्लेट आप आज के दिन के लिए आपको फ्री मिलेगी, सिर्फ कॉम्प्री प्रमोशन के लिए। तो ये ये एलिमेंट्स होते हैं जो आपको एक्शन लेने में मजबूर करते हैं। फिर वो चेक करेगा कि यार मुझे चीज अच्छी कहाँ से मिल रही है और मेरा प्रॉब्लम कहाँ पे हल हो रहा है। तो जब आप इन सभी स्टेप से गुजरेंगे और आपकी प्रोडक्ट अच्छी होगी, तो कस्टमर आपके पास से कहीं नहीं जाएगा। जब वो एक्शन ले लेगा, फिर उसके बाद भी एलिमेंट्स होते हैं। जब वो एक्शन ले लेगा, उसके बाद हमने खत्म नहीं करना, उसने फिर चीज बाय कर ली है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमारा काम खत्म हो गया, नहीं। फिर उसके बाद आपने उससे फीडबैक लेना है। ठीक है? तो वो आपके पास एक पॉजिटिव फीडबैक छोड़ेगा, उसके बाद आपके पास एक डाटा छोड़ के जाएगा। और अगर बिन फर्ज वो एक्शन उस वक्त नहीं भी लेता, उसके अंदर एक चीज की ख्वाहिश पैदा हुई, उसको जरूरत है या उसकी कोई प्रॉब्लम का हल आपके प्रोडक्ट में है, उस वक्त चीज नहीं भी खरीदता, यहाँ तक वो फनल के इस पॉइंट तक वो पहुंच जाता है, डिजायर वाले पॉइंट तक अगर वो पहुंच भी जाता है, अगर वो चीज नहीं भी खरीदता, उसके पास बजट नहीं है या कोई भी प्रॉब्लम है, वो भी नहीं खरीदना चाहता, ख्वाहिश उसके अंदर पैदा हो गई है, मगर आपके पास डाटा तो सेव हो गया भाई, आपके पास उसका ईमेल एड्रेस आ गया। आप यहाँ पे जब वो डिजायर ख्वाहिश के अंदर पैदा, जब रिलेशन बिल्ड होता है ना, फिर हम उससे ईमेल आईडी, उसका फोन नंबर हम ले लेते हैं। फिर जब हमारी कंपनी कोई ऑफर लगाती है या कोई प्रमोशन लगाती है, तो फिर हम उसे मेल करते हैं कि भाई
आप अगर इस वीक हमसे चीज़ खरीदना चाहते हैं तो अगर आप इस वीक में हमसे चीज़ खरीदेंगे तो हम आपको इतने % डिस्काउंट देंगे, या कोई भी ऑफर कि ये चीज़ हम इसके साथ आपको फ्री देंगे या 2 के साथ 1 फ्री देंगे। अगर आप 1 कस्टमर और लेके आते हैं तो हम 2 कस्टमर आते हैं तो हम उनको 1 को फ्री देंगे, 2 में के साथ 1 तीसरे को फ्री देंगे। कोई भी किसी भी किस्म की प्रमोशन हो सकती है, या डिलीवरी चार्जेस पे 0 होंगे। तो या गारंटी उनकी इतनी होगी, कोई भी ऑफर हो सकती है। अगर वो वक्ती तौर पे एक्शन लेने पर मजबूर नहीं भी होता, उसके बाद बजट शॉर्ट है, 6 माह बाद, साल बाद वो चीज़ आपसे खरीदेगा ज़रूर। नहीं, जब भी उसके पास बजट होगा, उसको ज़रूरत होगी, वो चीज़ आपसे ही खरीदेगा। क्यों? क्योंकि आपने उसको अच्छे अंदाज में एजुकेट किया। और अब ये जो फनल है, ये जो डिजिटल मार्केटिंग, जो कस्टमर जर्नी है, ये आप ना फेसबुक पेज पे कर पाएंगे, ये ना यूट्यूब चैनल पे चेक कर पाएंगे, ना टिकटॉक पे, ना किसी भी और सोशल अकाउंट पे। ये जब तक आपके पास अपना मीडिया नहीं होगा, आप उसी में सब कुछ काउंट करें। तो इसलिए आपके पास अपनी वेबसाइट होना जरूरी है, ताकि आप कस्टमर को प्रॉपर ट्रैक कर पाए, अपनी ऑडियंस को अच्छे अंदाज में ट्रैक कर पाए, कस्टमर के इंटेंट का अच्छे अंदाज में ख्याल रख पाए कि मेरा कस्टमर जो है वो चाहता क्या है। अगर उसने एक चीज खरीदी है तो जाहिर सी बात है उसे आगे भी जरूरत पड़नी है। ठीक है, तो क्योंकि बहुत चीजें ऐसी होती हैं जो एक बार इस्तेमाल की खत्म, मगर बाद प्रोडक्ट ऐसी होती हैं जो हर दूसरे माह, हर तीसरे माह, हर 6 माह बाद, साल बाद उन चीजों की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए कस्टमर के साथ रिलेशन भी स्ट्रांग होना चाहिए। उसके बाद कस्टमर से फीडबैक भी लेना चाहिए। जो आप फीडबैक लेते हैं कस्टमर से, अगर पॉजिटिव फीडबैक होता है तो वो आपकी प्रमोशन को मजीद 4 चांद लगा देता है। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि सिर्फ चीज बेच देना काम नहीं है, कस्टमर के साथ रिलेशन बिल्ड करना, कस्टमर को एजुकेट करना, ताकि कस्टमर को आगे जिंदगी में कभी भी जरूरत पड़े वो चीज आपसे ही खरीदे। तो इसके लिए वेबसाइट होनी जरूरी है। कोई भी आप प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं या कोई भी आप सर्विस ऑफर करना चाहते हैं, जस्ट आप अपना कंटेंट ही दिखा के, अपने ब्लॉग, अपनी वेबसाइट को मोनेटाइज करवा के अर्न करना चाहते हैं, तो आपके लिए वेबसाइट जरूरी है, ब्लॉग या वेबसाइट जरूरी है। तो उस पर काम कैसे करना है, ये मैं आपको सारे स्टेप बता चुका हूँ। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि जब आप क्लाइंट के पास जाते हैं ना काम के लिए, तो वो सबसे पहले आपसे वेबसाइट के पूछते हैं। जब आप उसको प्रॉपर डिजिटल, आप कहते हैं मैं पूरी डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज आपको ऑफर करूंगा, तो आपसे सबसे पहले वेबसाइट मांगता है। अगर समझदार क्लाइंट होते हैं तो वो सबसे पहले वेबसाइट मांगता है, कहते हैं यार मुझे काम तो दिखाएं कि आप काम कैसा करते हैं। तो ये जो दो एलिमेंट्स है, अगर यूट्यूब चैनल है वो तो उससे आंसर मांगेगा ना, जब वो आप उसको वॉइस ओवर की जरूरत होगी, या फिर उसको वीडियो कंटेंट की जरूरत होगी, फिर आपसे पूछेगा कि अगर आपने वीडियो बनाई तो वो दिखाएं। और फेसबुक पेज भी उसी सेंस में मांगेगा कि अगर उसने सिर्फ सोशल मीडिया मार्केटिंग की जरूरत होगी, मगर आपने तो पूरी डिजिटल मार्केटिंग की जो सर्विसेज है वो ऑफर करनी है। उसके अंदर एसईओ भी आएगी, एसएमएम आएगी, सोशल मीडिया मार्केटिंग आएगी, कंटेंट आ जाएगा, और कंटेंट भी सारी तरह का आएगा, हर किस्म का कंटेंट आएगा। ठीक है, तो उसके लिए वेबसाइट की सबसे ज्यादा जरूरत होती है आपको। और वेबसाइट भी यहाँ पे मैंने वेबसाइट की वैसे तो कई किस्में होती है, मगर मैंने जिस सेंस में मैंने आपको समझाना चाह रहा हूँ, आपको एजुकेट करना चाह रहा हूँ, उसमें मैं सिर्फ 3 एग्जाम होती हैं। उसमें एक ब्लॉग आ जाता है जिसमें आप कंटेंट अपलोड करके जस्ट वहीं से मोनेटाइज करवा के आप अर्न करते हैं। उसके बाद सर्विसेज आ जाती है, आप अपनी सर्विस वेबसाइट बनाते हैं, आप कोई भी सर्विस ऑफर कर रहे हैं, उसकी सर्विस की वेबसाइट बना के आप वहीं पे कस्टमर से डाटा, अपने क्लाइंट से डाटा लेते हैं, उनका स्टोर करते हैं और अपनी सर्विसेज ऑफर करते हैं, चाहे डिजिटल मार्केटिंग की हो या ऑफलाइन मार्केटिंग की कोई भी सर्विस हो। ठीक है, उसके बाद शॉप आ जाती है, आप अपना स्टोर बना के अपनी प्रोडक्ट को सेल आउट करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं दोबारा इसलिए आया हूँ कि आपको बता सकूं कि आपने कंटेंट किस तरह का बनाना है। क्योंकि कंटेंट में मैं आपको बता चुका हूँ कि 4 किस्म के कंटेंट होते हैं, टेक्स्ट, फोटो, वीडियो और ऑडियो। ठीक है, तो हमने कंटेंट जो है वो इस तरह का बनाना है कि वो कंटेंट आपका कमर्शियल ना लगे। ठीक है, अब देखें रमजान में कोई भी चीज अगर बनती है, रमजान में कोई भी आप किसी भी कंपनी का एड लगा ले, तो वो कोई अफ्तारी करता दिखाया जा रहा है, तो वो दुआएं मांगते दिखाए जा रहे हैं, नमाज पढ़ते दिखाए जा रहे हैं। नहीं, उस कंटेंट इस तरह का हो कि आपकी ऑडियंस को कमर्शियल ना लगे। ऐसा ना हो कि वो समझे कि यार ये तो एड है, मेरे छोड़ के आगे चला जाता है। नहीं, आप उसे कोई
मैसेज कन्वे करेंगे, ठीक है? किसी किस्म के कोर्स, हदीस या कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है कि आप उस तरह का कंटेंट उस तक पहुँचाएँगे ताकि वो इंटरेस्ट ले यार आपके पास पहुँचे। वो आपकी चीज़ में, आपके प्रोडक्ट में, आपके कंटेंट में दिलचस्पी दिखाएँ, ठीक है? कि ना कि सिर्फ़ वो बाहर आए और बाहर से देख के सिर्फ़ आपकी दुकान को एक नज़र, आपकी वेबसाइट को एक नज़र देख के चला जाए, नहीं, ऐसे नहीं करना। आपने वहाँ पे कंटेंट भी उस तरह का डालना है कि उसे लगे, उसे एक उसकी दिलचस्पी के मुताबिक वहाँ पे मंगवा दो, चाहे वो आप टेक्स्ट फॉर्म में दे रहे हैं, वो पढ़ना चाहिए यार, वो वीडियो के फॉर्म में हो, फोटो के फॉर्म में हो, कोई इवेंट आ जाता है, अब उसी के अकॉर्डिंग साथ प्रमोशन लगाएं अपने, और साथ उसी के अकॉर्डिंगली आप क्या कहते हैं कंटेंट अपलोड करें। इंडिपेंडेंस डे आता है, मुहर्रम हराम आता है, रबीउल अव्वल का महीना आता है, ईदें आती हैं, या कोई भी आता है, या अगर वो मगरबी दुनिया का देखें, उनका क्रिसमस आते हैं, ईस्टर आते हैं, ठीक है? तो हर आपने अपनी कम्युनिटी को फॉलो करते हो उस तरह का कंटेंट उनको देना, ताकि वो देखे आपने वो किस तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं। अगर क्रिसमस डे आता है तो वो जाहिर सी बात है कि वो अगर क्रिसमस के मुताबिक ही कंटेंट देखना चाहेंगे ना। अगर ईद आती है तो लोग ईद के मुताबिक ही कंटेंट सर्च करें। तो हमने तो अपना कंटेंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना है। जब हमारा कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा, फिर हमारी ब्रांड पे अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक होगी। लोग फिर ज़्यादा से ज़्यादा दिलचस्पी दिखाएँगे, फिर हम उनके साथ रिलेशन बिल्ड करेंगे, फिर हम उनको अपने प्रोडक्ट या अपनी सर्विस उनको दिखाएँगे, फिर उसके अंदर वो अपनी ख्वाहिश, अपनी नीड, वांट या प्रॉब्लम रखेंगे, फिर उसके बाद हम उनको एक्शन लेने में मजबूर करेंगे। ये मार्केटिंग इन सारे स्टेप से गुजरते हुए आगे जाती है, ठीक है? तो आपने इन सभी स्टेप को आपने फॉलो करना है। इन सभी स्टेप को फॉलो करते हुए अपना कंटेंट जो है वो रेडी करना है। कंटेंट रेडी कैसे करना है वो हम आगे बताएँगे। ये मैं सिर्फ़ ये चीज़ें मैं आपको सिर्फ़ यहाँ से माइंडसेट इस तरह का बना रहा हूँ कि आपके माइंड में ये चीज़ हो कि आपने शुरू में ये चीज़ बेचने पे फोकस नहीं करना। आप एक नई चीज़ लेके आए हैं मार्केट में, आपने स्टार्टिंग में आपने ये नहीं कहना कि यार मैं चीज़ मेरी खरीद लो, नहीं। पहले आपने उसमें ब्रांड अवेयरनेस करनी है, अपने ब्रांड की, अपने प्रोडक्ट की अवेयरनेस करनी है। फिर जब वो दिलचस्पी दिखाने लगे, तो उसके बाद आपने उसके बाकी मामला देखने। पहले उसकी जो इंटेंट है वो आपने ग्रैब करना है, उसका इंटरेस्ट वो आपने ग्रैब करना है, उसका सीकर का जो इंटरेस्ट है, जो आपकी वेबसाइट पे जो सीकर या ऑडियंस आपकी वेबसाइट या आपके पेज तक पहुंच रही है, आपने उनका इंटरेस्ट ग्रैब करना है, उनको एजुकेट करना है अच्छे अंदाज में, ठीक है? तो इस तरह का कंटेंट आप बनाएं। उसके बाद मैंने ये भी आपसे शायद बात की थी कि बिजनेस मॉडल भी है वो तीन किस्म के होते हैं। एक तो आपके पास पैसा बहुत है, आप खुद इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है? उसके बाद ड्रॉप शिपिंग आ जाती है कि आप एक स्टोर से चीज़ें प्रोडक्ट उठा के अपनी वेबसाइट पे रखते हैं और अपनी मर्जी के मुताबिक सेल आउट कर देते हैं। फिर एफिलिएट मार्केटिंग आती है, जिसमें आप कमीशन बेस पे किसी भी बड़े स्टोर के साथ अमेज़न की जैसे एफिलिएट मार्केटिंग होती है, आप उनके साथ कमीशन बेस पे काम करते हैं। आप अपनी वेबसाइट के थ्रू उन तक ट्रैफ़िक पहुँचाते हैं, तो आपको एक माकूल कमीशन देते हैं, ठीक है? चूँकि हम यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग है, यहाँ पे हम सिर्फ़ अर्निंग करना चाह रहे हैं। अगर आप सीख रहे हैं, तो आप अर्निंग करना चाह रहे हैं, या कोई भी सीखता है, वो अर्निंग करने के लिए सीखता है, वो तो कोई मकसद नहीं होता। तो ये अर्निंग करने के भी 3 राय होते हैं। तो आप में से भी ज़ाहिर है इन तीनों स्टेजेस में कोई ना कोई होगा, या कोई बिज़नेसमैन होगा, उसका ऑलरेडी बिज़नेस होगा, वो चाहता होगा कि यार मैं इसको अच्छे अंदाज़ में मज़ीद इसको अच्छे अंदाज़ में चला सकूँ, या अगर मेरा ऑफ़लाइन बिज़नेस है उसे मैं ऑनलाइन डोमेन में लेके आ सकूँ, ऑनलाइन मार्केटिंग में इसे मैं लेके आ सकूँ, डिजिटल मार्केटिंग में इसे मैं लेके आ सकूँ, ठीक है? तो उसके बाद एजेंट आता है कि ना तो उसके पास कोई स्किल है, ना ये बिज़नेसमैन है। आप जब आप भी आगे काम करेंगे, आप डिजिटल मार्केटिंग का पूरा काम आप नहीं कर पाएँगे। आप ये आपको कंटेंट बाई से लिखवाना पड़ सकता है, आपको कंटेंट जो है बाई से रेडी करवाना पड़ सकता है, आप आर्टिकल बाई से लिखवाने पड़ सकते हैं, आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग बाई से करवानी पड़ सकती है, वीडियो एडिटिंग बाई से करवानी पड़ सकती है, फिर वहाँ पे आप एजेंट का किरदार अदा करेंगे, कि आप एक थर्ड पार्टी के साथ डील करके और एक और अपने क्लाइंट का काम करवाएँगे, तो दरमियान से आप कमीशन लेंगे।
$500 में आप किसी से काम पकड़ेंगे, $100 में आप किसी से काम करवाएंगे, $400 ना आपने काम किया है, ना आपने आपने आपका काम क्या है, आपने जस्ट काम करवाया। आपको आपकी सबसे मेन पे ये होगी कि आपको काम लेना आगे। जिस तरह ये सोशल फ्रीलांसिंग साइट जिस तरह करती है, ये एक एजेंट का किरदार अदा करती है क्लाइंट और स्किल प्रोवाइडर के दरमियान में। या फिर जॉब होल्डर है, या आप जॉब करते हैं, आप एक स्किल सीख के अच्छे अंदाज में अपनी सर्विस ऑफर करके, डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस ऑफर करके आप पैसा अर्न करना चाहते हैं। आप इन तीनों में से किसी भी स्टेज पे हो सकते हैं। तो आपने उसी मुताबिक आगे चलना है, उसी मुताबिक आपने कंटेंट अपना बनाना है, उसी मुताबिक आपने कंटेंट रेडी करवाना है। आप ये चीज ध्यान में रखनी है कि आप इन तीनों में से किस स्टेज पे खड़े हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब बात ये आ जाती है कि हमने अगर वेबसाइट ही बनानी है, अगर वेबसाइट पे ही हमने जाना है, तो वेबसाइट हमें किस टॉपिक पे बनानी चाहिए। टॉपिक सर्चिंग जो है वो इतना मुश्किल काम भी नहीं है, मगर टाइम टेकिंग काम जरूर है। अगर आप टॉपिक सर्चिंग पे टाइम अच्छा लगा लें, आज अगर आप इस पे टाइम अच्छा स्पेंड कर लेंगे, तो आपके लिए जितना ज्यादा आप टाइम, जितनी ज्यादा आप मेहनत कर लेंगे, तो आपके लिए इन फ्यूचर उतना रैंक करने में आपको आसानी होगी। अगर आप बगैर सोचे समझे डोमेन होस्टिंग बाय करके बस वेबसाइट बना देंगे, तो फिर आप उस पर रैंकिंग करने के लिए उतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए, जब हम किसी भी मार्केट में जाते हैं, हमने ये चीज देखनी होती है सबसे पहले कि यार अगर मैं ये मार्केट में काम करना चाह रहा हूँ, मेरा उसमें तजर्बा है भी या नहीं है। ठीक है, मुझे उसमें कितना एक्सपीरियंस है, मैं उसमें सक्सेस हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। सबसे पहले हम ये चीज देखते हैं, मेरी इसके अंदर कितनी दिलचस्पी है। इस तरह ही होता है ना, जब हम ऑफलाइन मार्केट में कोई भी आप शॉप या कोई भी आप नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, आप ये चीज देखते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि यार अगर मैं एक रोड पे दुकान बनाता हूँ, मिसाल के तौर पर हमारे पास किनार रोड है, मैं अगर किनार रोड पे दुकान बनाऊँ तो मेरे लिए ज्यादा फायदेमंद होगी, या फिर रेलवे रोड पे दुकान बनाऊंगा तो मेरे लिए ज्यादा फायदेमंद होगी, या सरगोदा रोड पे दुकान बनाऊंगा तो मेरे लिए ज्यादा फायदेमंद होगी। ठीक है, फिर उसके बाद हमने ये स्पेस सर्च करनी होती है कि यार कहाँ पे मेरी चीज, मेरी प्रोडक्ट ज्यादा सेल हो सकती है। ठीक है, मुनासिब मार्जिन में, और मेरी कॉस्ट भी कम आए, और मुझे ज्यादा से ज्यादा मंथली प्रॉफिट जनरेट हो। तो हमें ये चीज देखनी होती है। आपने अपनी दुकान की नीश डिसाइड कर लिया, आपने ये देख लिया कि यार मैंने इस ये बिजनेस करना है। उसके बाद आपने जगह भी डिसाइड कर ली। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट ये आ जाता है कि आपने ये देखना है कि यार इसके मेरे कॉम्पिटिटर्स कितने हैं। मेरा कोई बहुत हाई कॉम्पिटिटर तो नहीं बैठा हुआ। ऐसा तो नहीं हुआ है कि मेरे सामने क्या कहते हैं, एक बहुत बड़ी दुकान है, एक बहुत बड़ा स्टोर, उसके सामने मैं छोटी सी दुकान, एक बहुत बड़ा मॉल है, उसके सामने एक छोटी सी एक स्टोर बना के बैठ गया। तो जाहिर सी बात है, वो प्रॉब्लम तो होगी आपके लिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको माइंड में रखनी है। वहां पे तो चाहे आपके पास स्टोर की वजह से तो शायद आपके पास ट्रैफिक आ जाए, मगर असल ट्रैफिक किसकी है, वो स्टोर की हो। मिसाल के तौर पर अगर आप बड़े मॉल के सामने, इम्तियाज मॉल है, आप उसके सामने अपनी छोटी सी दुकान भी बना देते हैं, उस स्टोर के ऊपर जितनी ट्रैफिक आती है उनमें से एक आध आपकी दुकान पे आ जाए, तो वो असल ट्रैफिक किसकी है, असल ट्रैफिक उसकी है, असल ट्रैफिक आपकी नहीं है। हमने तो भाई असल ट्रैफिक लेना है। तो इसलिए हमने ये सारी चीजें पहले से माइंड में रखनी है। मैंने ऑफलाइन मार्केटिंग का बताया। अब ऑनलाइन मार्केटिंग में जाने के लिए हमें भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करना पड़ता है। कुछ मैनुअल मेथड है जिनको हम चेक करते हुए हम आगे जाएंगे। तो इन मैनुअल मेथड ही को फॉलो अप करके हम अपने टॉपिक को सर्च करेंगे, ताकि हमें रैंकिंग करने में, हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने पेज को, अपने कंटेंट को वायरल करने में, अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में कम से कम मेहनत करनी पड़े, और कम से कम हमें पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो इसलिए हमें टॉपिक सेट करना पड़ेगा सबसे स्टार्ट में। सबसे स्टार्ट में इंटरेस्ट, सॉरी ये पिंटरेस्ट लिखा गया, इंटरेस्ट और हॉबीज आते हैं कि आपकी दिलचस्पी किन चीज़ों में है। कौन से काम ऐसे हैं जिनको करने के बाद आपको मजा आता है। ये मैंने पहले भी स्टूडेंट्स को बताई थी, जो सोशल मीडिया मार्केटिंग का जिन्होंने मेरे साथ कोर्स किया है। तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट नहीं हुए, तो उनके लिए मैं बता दूं। तो इसलिए सबसे पहले हमने ये देखना है
इंटरेस्ट और हॉबीज कि यार मुझे उस काम में कितना मजा आता है। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरी आती है कि नॉलेज, यार मुझे इस काम में नॉलेज भी है कि नहीं है, किस तरह नॉलेज है। मैं अगर कंप्यूटर की फील्ड में जाना चाह रहा हूँ, मैं आईटी की फील्ड में, मुझे नॉलेज कितना है, या मैं ऑलरेडी उसमें काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऑलरेडी आपके पास ऑफलाइन एक बिजनेस है, आप उसी को ही ऑनलाइन लेके जाना चाहते हैं, फिर तो कोई मसला ही नहीं है। फिर उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है वाना लर्न, क्योंकि आप सीखना क्या चाहते हैं कि आप कोई ऐसी चीज है आप सीखना चाहते हैं, आप उसमें दिलचस्पी भी रखते हैं, मगर आपके पास अभी टाइम नहीं निकल, टाइम की वजह से या पैसों की शॉर्टेज की वजह से आप सीख नहीं पा रहे, आप उन चीजों को एजुकेट नहीं कर पा रहे। ठीक है? अब मेरा हिस्ट्री में और आईटी में काफी इंटरेस्ट है, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं हिस्ट्री के बारे में मजीद जान सकूं। ठीक है, तो इसलिए आपने ये चीज ध्यान में रखनी है कि यार चले क्योंकि आपकी दिलचस्पी उस तरफ जाएगी, इंटरेस्ट जाएगा, तो फिर ही आप जानना चाह रहे हैं ना। अगर आप एक चीज जानना चाह रहे हैं तो आप उसके ऊपर अच्छे अंदाज में काम करें। तो अब आपने करना क्या है, आज आपके असाइनमेंट क्या है, जिन्होंने तो ऑलरेडी ये असाइनमेंट की हुई है वो इस पर मजीद वर्क करें। ठीक है, इसके ऊपर जितना काम करें उतना ही थोड़ा। अगर आप एक महीना लगा के भी आएंगे ना, तो फिर मैं आपको करूंगा कि यार अगर आपके पास अभी भी टाइम निकल रहा है ना, तो इसको थोड़ा सा मजीद टाइम दें। तो आपने 3 कॉलम्स बनाने हैं। फर्स्ट कॉलम में आपने अपने इंटरेस्ट, हॉबीज को लिखते जाना, जितनी भी एक से लेकर आपने शुरू करना है, उसके अंदर आपके इंटरेस्ट में 10 चीजें आती हैं, 10 लिख दें, 20 आती हैं, 100 आती हैं, डजेंट मैटर, लिख दें यार। आपको नॉलेज कितनी फील्ड में, आप लिख दें, उसमें 10 चीजें आती हैं, आप लिख दें। अब आपको 10 चीजों पे नॉलेज हासिल है माशाल्लाह, तो आप लिख दें यार, 10 की 10 लिख दें। वाना लर्न, आप कोई चीज सीखना चाहते हैं, आप कितनी चीजें सीखना चाहते हैं। हर बंदा चाहता है कि यार मुझे हर चीज का नॉलेज हो, मगर टाइम नहीं है। मगर आपकी दिलचस्पी, आप किसी वजह से नहीं सीख पा रहे यार, तो आप थर्ड कॉलम में ये लिखे, आपने ये सारी शीट जो है या तो एक्सेल में बनानी है, ठीक है, और या फिर आपने वर्ड पे बनानी है। 3 कॉलम बना के आपने उस पर लिखनी है, फिर उसके बाद आपने ये मुझे सेंड करनी है। तो यहाँ पे आपका काम मुकम्मल नहीं होगा, फिर हमें इस पर मजीद वर्क करना है। तो इसलिए आपने ये असाइनमेंट अच्छे अंदाज में करनी है, और अगर लास्ट असाइनमेंट आपने नहीं की तो उस असाइनमेंट को मुकम्मल करें। और इस असाइनमेंट को आपने मजीद ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम टाइम जितना भी हो, तो अगर आप इसके ऊपर जितना ज़्यादा टाइम आप लगा लेंगे, इन फ्यूचर आपको रैंक करने में उतनी प्रॉब्लम कम होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लेक्चर पे यही पे एंड करते हैं। इंशाअल्लाह ताला आप आज का लेक्चर सुने और असाइनमेंट पे ज़्यादा ज़्यादा टाइम लगाएं और असाइनमेंट मुझे बना के सेंड करें। फिर उसके बाद हम बताएंगे कि नेक्स्ट स्टेप पे हमने किन चीज़ों को फॉलो अप करना है। अल्लाह हाफिज़।